नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी डिमांड मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी और मौका नहीं मिल पा रहा था इस तरह की वीडियो बनाने का। तो सोचा कि आज ये वाली सीरीज शुरू करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अलग अलग अथॉरिटीज़ की अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ में खरीदने के लिए एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें देखना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, सो दैट एक फेयर आइडिया हमें हो कि वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं सेलर से। तो आज मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ। हर अलग अलग अथॉरिटी को एक एक करके अपने आने वाले वीडियोस में डील करूँगी और बताऊँगी कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की अगर प्रॉपर्टी है या उस पर्टिकुलर टाइप की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है। तो पहली अथॉरिटी जो हम आज चुन रहे हैं इसके लिए वो है DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आज यही डिस्कशन होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मेरे कोई भी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बात करते हैं दोस्तों DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो DDA बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर आप DDA की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। तो दो चीज़ें समझनी होगी आपको कि DDA दो तरह की प्रॉपर्टीज़ बेचता है। एक तो बेचता है वो फ्लैट्स यानी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो भी एक फ्लैट बना हुआ है उस बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स होते हैं, 30-40 फ्लैट्स भी हो सकते हैं, जितने भी फ्लैट होते हैं उसमें से कोई एक फ्लैट यानी कि उस चार दीवारी के अंदर का हिस्सा आपको बेचा जाता है। तो फ्लैट्स खरीदने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन। और वहीं अगर DDA ने प्लॉट बेचा हुआ है यानी कि ज़मीन का टुकड़ा बेचा हुआ है और फिर आप आगे वो प्रॉपर्टी खरीद करके उसका फ्लोर खरीद रहे हैं या उस पूरे प्लॉट को खरीद रहे हैं तो ये एक दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहले हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि DDA का चाहे फ्लैट हो या प्लॉट हो, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो पहली चीज़ जो उसमें आएगी DDA का अलॉटमेंट लेटर, जो ओरिजिनल अलॉटी के नाम पे होगा। नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है दैट इज अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो है दोस्तों उसमें आप देखते हैं कि DDA ने किस व्यक्ति के नाम पे ओरिजिनली अलॉट की प्रॉपर्टी। जनरली जो DDA परपेचुअल लीज डीड करता है और फाइनली पोजेशन जो इस प्रॉपर्टी की देता है वो सेम उसी व्यक्ति के नाम पे देता है जिसको प्रॉपर्टी अलॉट की गई थी अलॉटी के नाम पर। अगर उस व्यक्ति के नाम पे आपको परपेचुअल लीज डीड या फिर पोजेशन नहीं दिखता है, वो किसी और व्यक्ति के नाम पे दिखता है, तो आपको चेक करना है कि ओरिजिनल अलॉटी से ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसके नाम पे परपेचुअल लीज डीड या फिर पोजेशन आया है, इनके बीच में क्या रिश्ता है। दो तरह से हो सकता है, या तो अलॉटी ने अपनी GPA यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ATS यानी कि एग्रीमेंट टू सेल और पोजेशन लेटर या विल यानी कि वसीयतनामा इस व्यक्ति को दिया होगा, जिसके बेसिस पे इस दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम पे परपेचुअल लीज डीड करवाई होगी और पोजीशन लिया होगा। लेकिन 99% केसेस में जिस व्यक्ति के नाम पे अलॉटमेंट होता है उसी के नाम पे पोजीशन और परपेचुअल लीज डीड आती है। परपेचुअल लीज डीड का मतलब है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी लीज होल्ड है, अभी फ्री होल्ड नहीं हुई है। दिल्ली में आमूमन फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की ही खरीद बेच सबसे सेफ मानी जाती है, जिसके लिए DDA जो है कन्वेंस डीड करती है, जिसे वर्ड बोला जाता है कन्वेंस डीड, जो कि पूरी DDA की चेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर कन्वेंस डीड कर दी है तो वो जो व्यक्ति जिसके नाम पे कन्वेंस डीड हुई है वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन चुका है, वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो चुकी है। अब उसकी खरीद बेच में आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि इस प्रॉपर्टी में DDA की जो इशू की हुई डॉक्यूमेंट है वो मेनली अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, लीज डीड और फिर कन्वेंस डीड आती है, जिसमें से कन्वेंस डीड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पे लीज डीड थी
उसने खुद कन्वेंस डीड नहीं कराई, प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट नहीं कराया, क्योंकि उसके लिए काफी पैसा लगता है, और हो सकता है उसने बीच में ही प्रॉपर्टी को बेच दिया हो किसी दूसरे व्यक्ति को, उस दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो इस तरह की जब भी बेच खरीद कन्वेंस डीड से पहले होती है, वो ज्यादातर 3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होती है, जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एटीएस यानी कि एग्रीमेंट टू सेल, और विल यानी कि वसीयतनामा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होके प्रॉपर्टी के हैंड्स जो है, प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे। और फाइनल इनमें से जो आखिरी व्यक्ति है जिसके नाम पे जीपीए, एटीएस और विल है, वो अपने नाम पे जब कन्वेंस डीड करवा लेता है, यानी कि प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवा लेता है, अब उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो वो सेल डीड के थ्रू, रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू बेचता है। यानी कि अब कन्वेंस डीड के बाद जो ट्रांजैक्शन होती है ज्यादातर रजिस्टर्ड सेल डीड से होती है। हालांकि बीच में इसमें भी कोई स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए या किसी और वजह से जो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, विल और एटीएस के बेसिस पे भी बेच सकते हैं। आपको ये देखना है कि चेन जो है बीच में टूटनी नहीं चाहिए। यानी कि ए के नाम पे अगर अलॉटमेंट, पोजेशन और परपेचुअल लीज डीड आई, बी के नाम पे सपोज कीजिए जीपीए, एटीएस और विल की चेन है, बी ने भी सी को जीपीए, एटीएस और विल कर दिया, और सी ने फाइनली अपने ही नाम पे कन्वर्जन करवा लिया, प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करवा के कन्वेंस डीड करवा ली। तो सी जो है डी को रजिस्टर्ड सेल डीड करता है, सपोज कीजिए डी ई को रजिस्टर्ड सेल डीड करता है, ई एफ को रजिस्टर्ड जीपीए, एटीएस और विल कर देता है, एफ जो है जी को अगेन सेल डीड कर देता है, जी जो है एच को एक रजिस्टर्ड सेल डीड कर देता है, एच से आप खरीदने वाले हैं। तो इसमें बीच में एक भी चेन टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के नाम पे प्रॉपर्टी कैसे आई। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कैसे ट्रांसफर हो रही है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं है, बीच में कोई डॉक्यूमेंट गायब नहीं है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके लीगल हेयर्स जो है सारे वो रेलिंक्विशमेंट डीड करेंगे किसी एक लीगल हेयर के नाम पे, तो ये एक अलग चेन बनती है। रेलिंक्विशमेंट डीड पे वैसे मैंने अपनी एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में जरूर डाल दूंगी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि रेलिंक्विशमेंट डीड की क्या इम्पोर्टेंस है। पर मेजरली जो डीडीए के एग्जीक्यूट किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो है अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, परपेचुअल लीज डीड और फिर कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड के बिना अगर डीडीए की कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, चाहे वो फ्लैट है या फिर वो प्लॉट है, अगर कन्वेंस डीड के बिना आ रही है तो आप समझिए कि उस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, वो अभी फ्री होल्ड नहीं हुई है, और ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें आगे की परमिशंस लेनी भी बहुत मुश्किल होगी, कन्वर्जन कराना भी काफी मुश्किल काम होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। और यहीं पे जब प्लॉट आ जाता है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो फ्लैट खरीद रहा है वो जो भी चेन आ रही है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में लेगा, क्योंकि फ्लैट सब डिवाइड नहीं हो सकता, उसके पोर्शंस नहीं हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो फ्लैट का मालिक बनेगा वो पिछली सारी चेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लेगा। यहीं पे अगर प्लॉट आता है और आप पूरा प्लॉट खरीद रहे हैं तो भी आपको पिछली पूरी चेन जो है डॉक्यूमेंट्स की, टाइटल डॉक्यूमेंट्स की, वो ओरिजिनल ही लेनी है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। वहीं अगर आप उस प्लॉट में बिल्डिंग बन गई है और उसमें से कोई एक फ्लोर खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो पूरे प्लॉट से रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, परपेचुअल लीज डीड, कन्वेंस डीड या फिर आगे की भी सेल डीड्स जो कि पूरे प्लॉट की हैं, वो आपको फोटोकॉपीज मिलेंगी। और जो आपका फ्लोर है उससे रिलेटेड, यानी कि उसकी जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट होगी वो आपको ओरिजिनल लेनी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ए के पास फाइनली कन्वेंस डीड आई पूरे प्लॉट की, ए को ही अलॉटमेंट और पोजेशन और परपेचुअल लीज डीड भी हुई थी, और फिर ए बी को पूरा प्लॉट बेच देता है सेल डीड से, बी सी को पूरा प्लॉट बेच देता है सेल डीड से, और फिर सी जो है डी को फ्लोर बेचता है सेल डीड से, और डी ई को फ्लोर बेचता है सेल डीड से, और उससे ई से आप खरीद रहे हैं वही फ्लोर। तो यहाँ पे जो प्लॉट की जो भी सेल डीड्स थी वो आपके पास फोटोकॉपी आएंगी, लेकिन डी और ई के पास जो ओरिजिनल सेल डीड्स हैं फ्लोर की वो आप ओरिजिनल लेंगे,
और अपने नाम की जो आपकी सेल डीड होगी फ्लोर की वो आपको ओरिजिनल मिलेगी। वहीं अगर आप पूरे प्लॉट वाले व्यक्ति से अगर आप फ्लोर खरीदने वाले हैं, जिसके पास पूरे प्लॉट की सेल डीड है, पूरे प्लॉट का मालिक है, और उसमें से कोई एक फ्लोर आप खरीदने वाले हैं, तो मेरी सलाह है कि आप उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें। उस व्यक्ति की पूरे फ्लोर की सेल डीड ओरिजिनल ज़रूर देखें, ताकि ये पता लग सके कि उसने वो ओरिजिनल सेल डीड कहीं पे गिरवी नहीं रखी है, कहीं पे मॉर्गेज नहीं की है, या पूरा प्लॉट किसी और को बेच तो नहीं दिया है ओरिजिनल डीड दे करके। ओरिजिनल डीड देखने के बाद आप उस ओरिजिनल डीड के ऊपर कहीं पे भी ये ज़रूर लिख दें कि सपोज आप 3rd फ्लोर खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि 3rd फ्लोर जो है आपको बेचा जा चुका है इस सेल डीड के द्वारा, और अपनी सेल डीड की डिटेल्स भी डाल दें, ताकि वो आपका 3rd फ्लोर उस ओरिजिनल सेल डीड के बेसिस पे कहीं और किसी और को ना बेच सके या फिर उसको गिरवी ना रख सके, क्योंकि ओरिजिनल पूरे प्लॉट की जो डीड है वो पिछले मालिक के पास ही रह जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी एहतियात आपको रखनी है फ्लोर के केसेस में, ताकि आपके फ्लोर के केस में आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई घपला ना हो जाए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेंशन ज़रूर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का जवाब दूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द खैर।